नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूचना सहायक रीट पिटीशन के बारे में आपको अपडेट देने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पिटीशन में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ्स नहीं हैं क्वेश्चंस के। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत रिसर्च करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट से मिल करके हमने कुछ क्वेश्चंस के ऑथेंटिक प्रूफ्स तैयार किए हैं। इन क्वेश्चंस के आधार पर हम कोर्ट में पक्ष अपना पक्ष रखेंगे और उसके आधार पर प्रयास यही रहेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सपर्ट कमेटी में जाए और रिव्यू होकर रिजल्ट जो है वो रिवाइज किया जा सके। क्वेश्चंस का जब रिव्यू होगा तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज होकर हमारे पक्ष में आएंगे, कुछ के हो सकता है कि एक्सपर्ट कमेटी रिजेक्ट कर दे, क्वेश्चंस में कोई बदलाव ना करें। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हमारे फेवर में होंगे उनका बेनिफिट पिटिशनर्स को मिलेगा और सिर्फ पिटिशनर्स को ही मिलेगा। पूरे एग्ज़ाम के रिजल्ट पर प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है, ये बात आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपके आसपास या आपसे सोशल मीडिया पर जुड़े होंगे, वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस के प्रूफ कहीं से भी लगा दो लेकिन कोई रिव्यू नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये बात हम पहले से तय नहीं करके चल सकते कि किसी भी केस में क्या फैसला आने वाला है, एक्सपर्ट कमेटी का क्या डिसीजन रहने वाला है, ये हम पहले से तय करके नहीं चल सकते हैं। सब कुछ तथ्यों के आधार पर कोर्ट में रखा जाता है, उसके आधार पर ही एक्सपर्ट कमेटी भी अपना फैसला लेगी। और बहुत सारी ऐसी भर्तियों में पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती थी उसमें भी हमारी एक याचिका लगी थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया। उसमें एक क्वेश्चंस का आंसर बदलने से 400 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे बाद में। तो ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि कोर्ट में रीट लगाने से पिटिशनर्स को बेनिफिट होता है, यहाँ तक कि सिलेक्शन भी मिल जाता है। तो जो कैंडिडेट सिलेक्शन वाकई में लेना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो ज़रूर प्रयास कर सकते हैं रीट पिटिशन के माध्यम से। अदरवाइज़ आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, पिटीशन लगाने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो प्रूफ्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, जिनके आधार पर कोर्ट में हम क्वेश्चंस को रिव्यू करवाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन था ग्राफ बार और ग्राफ कॉलम वाला। तो दोस्तों, हमें इसका आंसर बोर्ड ने पहले ग्राफ बार दिया था, तो किसी न किसी बेस पर बोर्ड ने भी इसका आंसर पहले ग्राफ बार माना था। एक तो इसी आधार पर हम कोर्ट में ये डिबेट कर सकते हैं कि बोर्ड ने पहले ये आंसर क्यों माना, क्या गलती हुई बोर्ड से कि उन्होंने ये आंसर माना था। तो इस पर भी बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने हवा में इसका आंसर सी मान लिया था और बाद में डी कर दिया, पहले ग्राफ बार माना बाद में ग्राफ कॉलम कर दिया। तो इसका जवाब भी बोर्ड को देना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो एक्सेल 2007 में अगर आप जाकर देखोगे तो बार चार्ट का ग्राफ ऐसा ही आता है, ग्राफ बार का चार्ट जो पैटर्न है वो ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम चैलेंज कर सकते हैं इसको। बाकी कोई कहीं पे भी कुछ भी कह रहा है कि इसको माना नहीं जाएगा, ये तो सब कोर्ट में डिसाइड होगा, एक्सपर्ट कमेटी तय करेगी, किसी कैंडिडेट के सिलेक्टेड कैंडिडेट के कहने से नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। इसको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके पूरी एक फाइल बना करके लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक स्क्रीनशॉट जो आपको दिख रहा है बस इतना ही प्रूफ है, इसमें काफ़ी पेजेस लगेंगे साथ में। दोस्तों, ये डायनामिक और स्टैटिक रैम वाला है जो कि सबसे पहले हमने ग्रुप में शेयर किया था और जिसके आधार पर 125 नंबर क्वेश्चन पे रिट लगी है। तो ये प्रूफ बहुत ही ऑथेंटिक प्रूफ है, मैग्रा हिल की बुक में से ये प्रूफ लिया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो डी रैम होती है, इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होता है, जो कि स्टैटिक रैम में नहीं होता। इसका प्रूफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके आधार पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है ऑथेंटिक प्रूफ में, वो ही कोर्ट में रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं मोडेम वाला है और एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं। इसका जो प्रूफ है यह है कि पहले मोडेम जो है, यहाँ पर रिसीवर और सेंडर दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सेंडर से जो डेटा निकलता है उसको जो आपका मोडेम है वो पहले डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है, जबकि बोर्ड ने इसका उल्टा माना है। पहले डिजिटल टू एनालॉग होता है, बाद में रिसीवर एंड पर एनालॉग टू डिजिटल में चेंज करता है। तो इसको भी चैलेंज किया गया है, पूरा इस पर जो है बहस होगी। एक जो एएलयू वाला क्वेश्चन था 77, उसमें माना गया है कि दो आउटपुट होते हैं मैक्सिमम, लेकिन आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक में देख लो, आउटपुट 0 या 1 होता है, एक साथ नहीं होते हैं। मैक्सिमम आउटपुट एक ही हो सकता है एक बार में। तो इसको लेकर के भी हमने पूरे प्रूफ तैयार किए हैं और अच्छी तरह से लगाया। एक ये क्वेश्चन था आईडी शूट वाला, जिसमें बोर्ड ने आंसर माना है टेस्ट का, जबकि आईडी शूट जो होता है वो डिज़ाइनिंग और टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है और इसका ऑथेंटिक प्रूफ हमने साथ में लगाया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें डबल आंसर है, तो या तो इसे बोर्ड को डिलीट करना पड़ेगा और या फिर इसका आंसर है बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। दोनों ही आंसर इसके सही है, टेस्ट हो चाहे डिज़ाइन हो, तो इसको डिलीट होना
इसमें मांग की जा सकती है डिलीट होने की। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 92 जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी बोर्ड ने जो करेक्ट आंसर माना है वो डी माना है दोनों ही आंसर की में। लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन देखते हो तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन ए भी सही है, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं इस तरह से सॉल्यूशन बन रहा है। और इसको पूरा एक्सप्लेन करके साथ ही ऑथेंटिक बुक का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसमें साथ में अटैच किया जाएगा, और कोर्ट में ये बात रखी जाएगी कि इस क्वेश्चन के दो आंसर्स पॉसिबल है तो इसे मल्टीपल आंसर होने की वजह से डिलीट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये इसका प्रूफ हो गया। आगे आप देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर ऑफ थर्ड पार्टी की बात की गई है जो कि होस्ट कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड होता है, और ब्राउज़र की जो फंक्शनलिटीज़ होती है उनको बढ़ाने के लिए या उनको मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑथेंटिक प्रूफ साथ में लगा है। प्लगइन्स के अलावा जो आपका एक्सटेंशन होता है, और कई जगह एक्सटेंशन को एड ऑन भी कहा जाता है, कई जगह आप देख सकते हैं बुक्स में भी है, और आपके कंप्यूटर के अंदर आप सेटिंग्स में जा करके भी चेक करेंगे तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जो एक्सटेंशन होते हैं जैसे गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, तो ब्राउज़र जो है उस ब्राउज़र की फंक्शनलिटी को मल्टीपल जो फंक्शनलिटीज़ है उसमें यूज़ करने के लिए एक्सटेंशन को भी काम में लिया जाता है। प्लगइन्स भी जो है वो ये फीचर देता है। तो दोनों ही इसके आंसर पॉसिबल है, और ये सारा का सारा यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सटेंशन जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जो कि ऐसे फीचर और फंक्शनलिटी ब्राउज़र में ऐड कर देता है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। इनमें जो एक्सटेंशन है वो कॉमनली यूज्ड होने वाला थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो कि ब्राउज़र की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करता है। तो एक्सटेंशन और प्लगइन दोनों ही इसके पॉसिबल आंसर है। कई जगह तो एक्सटेंशन को एड ऑन भी दिया हुआ है, तो वैसे देखें तो इसके 3 आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मल्टीपल आंसर्स की वजह से इसको भी डिलीट किया जा सकता है। दोस्तों इसको मजबूती से रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और दिया हुआ है नंबरिंग बुलेट्स वाला, जिसमें बोर्ड ने आंसर माना है लिंकिंग। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी का एक जो चैप्टर है उसमें पूरा हूबहू वही एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपके पेपर में पूछा गया है, केवल थोड़ी भाषा बदली गई है उसकी। उसमें भी एक रिपोर्ट तैयार की जाती थी, यहाँ पर भी रिपोर्ट ही की बात हो रही है, और रिपोर्ट में जो भी चीज़ें इसमें ऐड की जाती है, लिस्ट बनाई जाती है, वो बुलेट्स और नंबरिंग के द्वारा ही की जाती है। लिंकिंग का उसमें कोई भी बनता तो है, लेकिन बुलेट्स और नंबरिंग से ही लिस्ट बनती है। लिस्ट बनाने के लिए बुलेट्स और नंबरिंग ही काम में ली जाएगी। लिंकिंग तो आप हाइपरलिंक जोड़ करके जो है अपने टेक्स्ट में हाइपरलिंक जोड़ करके फिर उस तरीके से किसी वेबसाइट का आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, एक तरीके से लिंकिंग कर सकते हो। लेकिन बिना लिस्ट के उसमें जैसा प्रश्न की भाषा में बोला गया है कि लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट तो इन दो तरीकों से ही बनती है। लिंकिंग से आप लिस्ट नहीं बना सकते, केवल टेक्स्ट के बीच बीच में आप हाइपर लिंक जोड़ सकते हैं। तो इसको भी चैलेंज किया जाएगा। पूरा पॉसिबल है कि इसका आंसर बदलेगा या फिर इसको भी डिलीट किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, और रीजनिंग की प्रश्न का जवाब, चूँकि लॉजिकल जो रीजनिंग होती है उसमें आप अगर देखें किसी भी तरह की रीजनिंग का सवाल अगर आप देखें तो उसमें आप आंसर ऑप्शंस में कौन सा सबसे सही होता है वो दे सकते हैं, और बोर्ड ने भी इसका आंसर पहले सी माना था। तो कहीं ना कहीं बोर्ड के पास बोर्ड के एक्सपर्ट थे, उनका जो क्वेश्चन बनाने का जो उद्देश्य था वो भी यही था कि इसका आंसर सी हो, इसीलिए इसको सी माना गया। बाद में ऑब्जेक्शन लगने की वजह से या किस रीजन से इसको डिलीट किया गया वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन रीजनिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिरर जो है यहाँ रखें और फिर ही आंसर दें, या फिर यहाँ रखें और फिर ही आंसर दें। करेक्टर वाइज भी अगर इंडिविजुअली देखा तो इसका जो राइट आंसर सी बनता है। और आर एस अग्रवाल की बुक का रेफरेंस देख करके हम इस क्वेश्चन को भी एक चैलेंज करेंगे कोर्ट में, निश्चित तौर पर इसमें भी चेंज होगा। अगला दोस्तों एलसीडी पैनल वाला है, इसमें जो हिंदी में दिया हुआ है हल्का, वहीं इंग्लिश में दिया हुआ है लाइट। लाइट के दोस्तों दो अर्थ निकलते हैं। लाइट का मतलब प्रकाश, विद्युत भी हो सकता है। हल्का कई जगह हल्का भी यूज होता है, लेकिन एक्चुअल में जो हल्का होता है उसके लिए LITE यूज होता है। लेकिन इसके अलावा भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि LCD पैनल के प्रदर्शन में निम्न में से किन गुणों का उपयोग करता है। परफॉर्मेंस के आधार पर पूछा गया, प्रदर्शन के आधार पर पूछा गया है। जबकि जो प्रश्न अगर ऐसा दिया होता LCD पैनल या फ्लैट पैनल डिस्प्ले निम्न में से किस गुण का उपयोग करता है, तब तो इसका आंसर माना जा सकता था कि कोई भी हो सकता है। लेकिन जब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात की जा रही है, इस तरीके से पूछा गया है, तो ये कहीं पे भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है कि परफॉर्मेंस का वहाँ पर मीनिंग क्या है। तो दोस्तों LCD पैनल या फ्लैट पैनल डिस्प्ले के रूप में या उनके प्रदर्शन के रूप में जो प्रश्न पूछा गया है, LCD पैनल और फ्लैट पैनल डिस्प्ले के रूप में पूछा जाए, सीधा ही पूछा जाता बिना परफॉर्मेंस के आधार पर, तो इसका आंसर, इसकी मोटाई भी, थिकनेस भी हो सकता था, हल्का आकार, तीनों ही सही होता।
अगर उनके प्रदर्शन के रूप में पूछ रहा है तो आंसर क्या होता है इसका, लाइट सही होता। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, और उसी की वजह से इसको चैलेंज किया जा रहा है। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छी तरीके से डाल दी गई है और इसको भी देखा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आप देखें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलनेट और टॉकिंग ऑन ए फ़ोन एनईपीसी। इसमें जो रिमोट लॉगिन है, इसके दो आंसर आ रहे हैं दोस्तों, टेलनेट भी आ रहा है और साथ ही एनईपीसी दोनों ही आ रहे हैं, यानी ऑप्शन डी इसका होना चाहिए, जबकि बोर्ड ने इसका केवल ऑप्शन 3 यानी टेलनेट को माना है, जबकि इसके आंसर दोनों ही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर दी हुई है। टेलनेट जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट लॉगिन को अलाउ करता है, वहीं जो पीसी जो होता है वो भी रिमोट लॉगिंग के लिए यूज किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर या कॉन्फ़िगरेशन उसमें यूज किया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो सकते हैं, तो इसको भी चैलेंज किया गया है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे, लगभग 10-11 क्वेश्चंस हैं, इनको चैलेंज किया जा रहा है। ये क्वेश्चंस कोर्ट में रखने का उद्देश्य यही है कि इन क्वेश्चंस पर एक्सपर्ट कमेटी जो है वो रिव्यू करें, और रिव्यू के बाद में एक्सपर्ट कमेटी का जो भी डिसीजन होगा इन क्वेश्चंस पर वही सर्वमान्य होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन क्वेश्चंस को एक बार एक्सपर्ट कमेटी में रिव्यू के लिए ज़रूर भेजें, क्योंकि रिव्यू में जाने के बाद ही जो है कुछ बदलाव आ सकता है दोस्तों। जैसे बोर्ड में ऑब्जेक्शन लगने के बाद कई बदलाव हुए हैं, तो उनमें बोर्ड ने मिस्टेक की है। बोर्ड खुद मान रहा है कि उनके एक्सपर्ट कमेटी के जो पेपर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स थे उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका मतलब उन्हीं एक्सपर्ट्स ने इनके आंसर भी बदले होंगे। तो जो एक्सपर्ट्स ब्लैक लिस्ट में जा चुके हैं तो उनकी विश्वसनीयता नहीं रही, वो क्वेश्चंस पेपर को गड़बड़ बना सकते हैं, तो वो आंसर देने में भी गड़बड़ी कर सकते हैं। इस चीज़ को भी कोर्ट में रखा जाएगा कि अगर बोर्ड के एक्सपर्ट्स ने सही आंसर की दी है तो उनको ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया है। अगर उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, इसका मतलब ये है कि उनका क्वेश्चन पेपर भी गड़बड़ है, उनके आंसर की भी गड़बड़ है। तो इसको नए एक्सपर्ट से रिव्यू करवाया जाए, और पूरी उम्मीद है कि जो भी नए एक्सपर्ट्स होंगे वो अभ्यर्थियों के हक में फैसला देंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं इतने मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या, इतने नहीं बढ़ेंगे। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भ्रमित भी करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्क्स बढ़ने नहीं बढ़ने की बात नहीं है। क्वेश्चंस अगर रिव्यू होते हैं तो उसका बेनिफिट सभी पिटिशनर्स को मिलेगा, भले ही मार्क्स कितने भी बढ़े। आपके जो अभी के मार्क्स हैं उससे तो ज़्यादा ही होने की पूरी संभावना है, और इसीलिए रीट लगाई जा रही है। बाकी आप रीट नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। लगाओगे तो हो सकता है आपके कुछ मार्क्स बढ़ ही जाएँ। तो इसी उद्देश्य से सारे कैंडिडेट्स जो पिटीशन में शामिल हो रहे हैं वो उम्मीद लगाए हुए हैं, और उन्हीं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम आपके लिए एक माध्यम बने हैं। केवल आपको एक सपोर्ट मिले ताकि आपकी पढ़ाई भी चलती रहे और आपकी कोर्ट में केस की सुनवाई भी चलती रहे और आपको परेशान ना होना पड़े। इसलिए आप हमारी पिटीशन में जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के रीट पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा फॉर्मेट आपको भेज दिया जाएगा, वो फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना होगा, और फिर आपको जब भी नेक्स्ट पिटीशन लगेगी उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।